Hi guys, I'm back with another sessions. Some of the part that is left in the previous video. Now we are completed that part in this video. तो हम कुछ पार्ट कल की वीडियो में करा चुके हैं। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अगर आप जज बन रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है वो आप देखते जाइए कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। यू शुड हैव अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर। हाई कोर्ट का वो जज होना चाहिए 5 साल के लिए, वो भी सक्सेशन में एक के बाद एक। या फिर वो एडवोकेट होना चाहिए 10 ईयर्स के लिए हाई कोर्ट में। और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहना चाहिए प्रेसिडेंट की ओपिनियन में। उसके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं हो और उसकी जो करप्शन के चार्जेस नहीं हो और किसी भी तरह के मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी का प्रूफ नहीं हो। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं की है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए। कोई भी एज प्रिस्क्राइब नहीं की है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आपको ये मिनिमम एज फॉलो करनी पड़ेगी तभी आप जज बन सके। ऐसा कोई प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ओथ का प्रोविज़न है कि जब जब आप सुप्रीम कोर्ट में एंटर करेंगे आप ये ओथ लेंगे तो ओथ क्या क्या है कि बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अपना एक अच्छा विश्वास रखेंगे, ट्रू फेथ रखेंगे, एलिजेंस रखेंगे। आप उसकी सोवर्जिनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे। अपनी ड्यूटी को फेथफुली और अपने एबिलिटी से, अपने जजमेंट के जो एबिलिटी है उसका पूरी तरह से सही इस्तेमाल करेंगे और अपनी ड्यूटी को विदाउट फियर और फेवर के निभाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को अपहोल्ड करेंगे। ये ओथ और अफर्मेशन है। हम जान चुके हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। वो 10 साल के लिए तो या फिर एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में, या 5 साल के लिए जज रहा हो हाई कोर्ट में सक्सेशन में, और सिटीजन ऑफ इंडिया रहा हो और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो ओपिनियन में। और ओथ में ओथ में ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। कोई फिक्स्ड टेन्योर फिक्स नहीं किया है उनके जजेस का कि क्या टेन्योर होना चाहिए। वो 65 तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, 65 ईयर तक। और उनकी जो एज का जो क्वेश्चन रिलेटेड टू एज होगा वो ऐसी अथॉरिटी से डिटरमाइंड होगा जो पार्लियामेंट ने प्रोवाइड किया होगा। वो अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को दे सकते हैं और रिज़ाइन कर सकते हैं अपनी पोस्ट से, और वो रिमूव किए जा सकते हैं। ही कैन रिमूव बाय द फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। वो अपनी ऑफिस से रिमूव करे जा सकते हैं किसके ऑर्डर पे, किसके कहने पे, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन, पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन के द्वारा। प्रेसिडेंट एक रेजोल्यूशन पास करेंगे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करेगी जिसमें 2/3 मेजॉरिटी होना ज़रूरी है। 2/3 मेजॉरिटी से बिल पास होना चाहिए। 100 मेंबर लोकसभा के सपोर्ट करने चाहिए और राज्यसभा के 50 मेंबर्स। उसके बाद वो बिल प्रेसिडेंट उस पर अपनी असेंट देंगे, वो बिल पास हो जाएगा और रिमूवल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं आपको बात कर दूं कि रिमूवल ऑफ जजेस की क्या बात की गई है। जो जज है वो प्रेसिडेंट के रिमूव्ड होने ऑर्डर से रिमूव हो सकता है। एक रिमूवल ऑर्डर प्रेसिडेंट इशू करेंगे पार्लियामेंट में, जो कि सेशन में जाएगा। उसमें स्पेशल मेजॉरिटी से वो पास होना चाहिए दोनों हाउसेज में, और ये किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दिस इशू ऑफ रिमूवल, दिस ऑर्डर ऑफ द रिमूवल कैन पास। 2/3 से कम मेजोरिटी होनी नहीं चाहिए जो हाउस में प्रेजेंट होगी और वोटिंग करेगी।
और ग्राउंड ऑफ रिमूवल में दो चीज़ें, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, उसका मिसबिहेवियर प्रूव्ड हो जाए या फिर इनकैपेसिटी प्रूव हो जाए, उसके बाद उसका आप रिमूव कर सकते हो। तो सबसे पहली बात आप ये जान लो कि जज सुप्रीम कोर्ट का जज आपको रिमूव करना है तो पहले प्रेसिडेंट एक ऑर्डर रिमूवल जारी करेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट में उसको 2/3 मेजोरिटी से उसको पास कराया जाएगा। उसमें 100 लोकसभा के मेंबर, 50 राज्यसभा के मेंबर साइन करेंगे उस बिल पे और वो रिमूवल पास हो जाएगा। ये जो रिमूवल का प्रोसीजर है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट में दे रखा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब तक कोई भी जज इम्पीच नहीं हुआ है, मतलब किसी के खिलाफ रिमूवल ऑर्डर तो लगे हैं पर उससे पहले उसने रिजिग्नेशन दे दिया। जैसे कि जस्टिस बी रामास्वामी, जस्टिस दीपक मिश्रा, वो डिफीट हो गए पार्लियामेंट में। और सैलरी अलाउंसेस प्रिविलेजेस ये सब क्या जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी अलाउंसेस प्रिविलेजेस लीव पेंशन वगैरह डिटरमाइन क्या करेगी, पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी। ये वैलिड कर सकते हैं। अगर चीफ जस्टिस की पोस्ट वैकेंट है, खाली है, वो एब्सेंट है या फिर उनकी ड्यूटी वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर पाने में इनकेपेबल है तो प्रेसिडेंट एक एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर सकते हैं जो उनकी तरह काम करेगा उस वक्त। जैसे कि आप जान पा रहे हैं कि मैंने बताया था कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये क्वेश्चन हैं। अब देखिए, उसको दो ग्राउंड पे आप इम्पीच कर सकते हैं, एक तो प्रूवन मिसबिहेवियर और एक इनकैपेसिटी। एक मोशन पास किया जाएगा जो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। जो मोशन एड्रेस किया गया प्रेसिडेंट को, तो वो साइन होना चाहिए 100 मेंबर ऑफ लोकसभा, 100 मेंबर उसको साइन करने चाहिए लोकसभा के और 50 मेंबर राज्यसभा के, और वो चेयरमैन को दे दिया जाएगा। और ऐसे मोशंस को, ऐसे रिमूवल प्रोसीजर को स्पीकर रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसके पास ये पावर नहीं है। और फिर ये इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। कमेटी, दो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनेंगी, वह दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमेटी बनेगी और वो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर ये मोशन एक्सेप्टेबल फाउंड होता है तो ये हाउस के इनिशिएटिंग के लिए, कंसिडरेशन के लिए दे दिया जाएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट इसको अगर 2/3 मेजोरिटी से पास करा देते हैं, अगर ये 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है तो जो है प्रेसिडेंट ऑर्डर दे देंगे और वो जज रिमूव हो जाएगा। हम जुडिक्शन की बात करते हैं, तो एक ओरिजिनल जुडिक्शंस है और एक अपीलेट जुडिक्शन है और एक एडवाइजरी जुडिक्शंस है और एक रिट जुडिक्शंस हैं। रिट जुडिक्शन हम भी पढ़ेंगे, हैबस कॉर्पस एक रिट होती है, मैंडमस होती है, एक प्रोहिबिशन होती है, एक सेरिटोरी होती है और एक को वारंटी होती है, और एक टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडिविजुअल। ये रिट सब सारी हम क्यों जारी कर पाते हैं कि अपने फंडामेंटल राइट को वायलेट होने से बचाने के लिए। अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट जो यूनियन और स्टेट्स के बीच में हो गया है, उन स्टेट को सेटल करने के लिए एक जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है। जैसे दो स्टेट अगर इंटर वाटर डिस्प्यूट के ऊपर लड़ रहे हैं तो वो ओरिजिनल जुडिक्शंस होगा। अपीलेट जुडिक्शन मतलब है कि आप लोअर कोर्ट में अपील कर सकते हो, उसके बाद अपनी अपील को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हो और ये हाईएस्ट अपील ऑफ कोर्ट है। एडवाइजरी जुडिक्शन है कि प्रेसिडेंट कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पे या फिर लॉ पे अपनी एडवाइस ले सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप इसको ध्यान से देखिए। एडहॉक जज होते हैं पर टेम्परेरी जजेस। एडहॉक जज क्या होते हैं? टेम्परेरी जज होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोरम पार्लियामेंट का होता है 7 जजेस का, अगर वो कोरम पूरा नहीं हो पाता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में एज अ एडहॉक जजेस परमानेंट टेम्परेरी पीरियड के लिए। और उनको कंसल्ट किसके साथ करना पड़ेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ उसको कंसल्ट करना पड़ेगा। उससे पहले भी उसको कंसल्ट किसकी लेनी पड़ेगी? प्रेसिडेंट की।
और जो भी जज अपॉइंट होंगे उनकी क्वालिफिकेशन भी अपॉइंटमेंट ऑफ जज एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह होनी चाहिए। और जो भी एडहॉक जज होंगे उनकी ड्यूटी है कि वो सुप्रीम कोर्ट की अटेंड करें, उनकी सिटिंग्स को अटेंड करें। जैसे कि आप जानते हैं वो सारी जुडिक्शंस पावर प्रिविलेजेस जो सुप्रीम कोर्ट का जज करता है ऐसे ही वो इन्जॉय करेगा। सीजीआई भी रिक्वेस्ट कर सकता है एक रिटायर्ड जज को कि वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को कि वापस वो आके काम करें एज अ एडहॉक जज टेम्परेरी पीरियड के लिए। उसके लिए भी कंसेंट लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की। प्रैक्टिस और प्रोसीजर ऑफ कोर्ट के लिए प्रेसिडेंट के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस और प्रोसीजर के रूल्स बना सकता है। ये आर्टिकल 43 में डिसाइड किया गया है कि एक 5 जजेस की बेंच जो है ऑल अदर केसेस आर यूजुअली डिवाइडेड अ बेंच कंसिस्टिंग नॉट लेस देन 3। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुप्रीम कोर्ट में आएंगे अंडर आर्टिकल 143 तो उसको कम से कम 5 जजेस की बेंच देखेगी और अदर केसेस में वो 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। सारे जजमेंट हो गए वो मेजोरिटी से होंगे। जुडिक्शन मैंने बता दिया कि एक सेंटर और वन और मोर स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो ओरिजिनल जुडिक्शन में आएगा। सेंटर और स्टेट के बीच में कोई जुडिक्शन से डिस्प्यूट है वो भी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुडिक्शन में आएगा। दो और ज़्यादा स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है वो भी ओरिजिनल जुडिक्शन के बीच में आएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाएगा सीएसई में, सीडीएस में, एनडीए में कि ओरिजिनल जुडिक्शन क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शन है, मतलब वो फंडामेंटल राइट के बारे में ही ओरिजिनल उसके पास जुडिक्शंस है। पर ये सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है ये जुडिक्शंस, उसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये ओरिजिनल जुडिक्शन है, हाई कोर्ट के पास नहीं है। और इस जुडिक्शन को एक्सटेंड नहीं कर सकता। जैसे प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी है उसमें सनाद है, अनदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट है, डिस्प्यूट्स हैं, ट्रीटी एग्रीमेंट के ऊपर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, मैटर रेफर टू फाइनेंस कमीशन है, ये सब डिस्प्यूट ये एक्सटेंड नहीं होंगे इस जुडिक्शन में। रिट जुडिक्शन में आप जानते हो कि हमारे पास 5 रिटें हैं: हैबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वा वारंटो, सेरिटोरी। इन दिस रिगार्ड सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी इन दिस सेंस अगर इनमें से कोई भी रिट जुडिक्शन आपको पास कराना है, कोई भी आपके फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उनमें से सुप्रीम कोर्ट ये जारी कर सकता है रिट, आपके फंडामेंटल राइट क्यों नहीं वायलेट हो रहे हैं, ये रिट्स जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। ये एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि रिट जुडिक्शन आर्टिकल 32 का प्रोविज़न है कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास भी जुडिक्शन है, एससी के पास भी है, और आर्टिकल 26 में एससी के पास भी रिट जुडिक्शन है। तो 2 आर्टिकल के आसपास आर्टिकल 32 के पास भी सुप्रीम कोर्ट में जुडिक्शन है, आर्टिकल 226 में भी हाई कोर्ट का जुडिक्शन है। आपको मैं बताता हूँ आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिक्शन है, रिट जुडिक्शन है, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए है। पर आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट के पास जुडिक्शन है वो फंडामेंटल राइट के लिए भी है और अदर लीगल राइट के भी लिए है। आप अपील कर सकते हो, अपीलेट जुडिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, अपील इन सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर, स्पेशल लीव। आप इनमें अपील कर सकते हो कोर्ट में जाके अपने जजमेंट को, लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में। एडवाइजरी जुडिक्शन है। एडवाइजरी जुडिक्शन मतलब है कि प्रेसिडेंट कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऊपर, लॉ के ऊपर
या फिर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी के ऊपर, एग्रीमेंट के ऊपर, कन्वेंट के ऊपर, इंगेजमेंट के ऊपर, या सिमिलर कोई इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ वो बैठ के एडवाइस ले सकते हैं। वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट उसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, ये एडवाइजरी डिरेक्शन है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब जो भी कोई लैंडमार्क जजमेंट होते हैं, कोई भी प्रोसीजर्स होते हैं, टेस्टिमोनी होती हैं, मेमोरीज होती हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनको रिकॉर्ड एक एविडेंटरी वैल्यू की तरह अपने पास रखता है, सारे रिकॉर्ड्स को अपने पास रखता है, ताकि वो आगे जजमेंट उनसे देख के उनके रेफरेंस में वो जजमेंट कर पाए। इसके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश भी कर सकता है वो, कि एक सिंपल प्रेजमेंट इम्प्रिजमेंट कर दे आपको एक 6 मंथ के लिए, या फिर 2,000 रुपये का फ़ाइन लगा दे, या फिर दोनों। जुडिशल रिव्यू का मतलब होता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी लॉ जो गवर्नमेंट ने फ्रेम किया है, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या इनवैलिड है, या आर्टिकल 368 को वॉयलेट करता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉयलेट करता है, तो उसको वो नल और वॉइड कर देगा, मतलब वो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो जाएगा, जिसको गवर्नमेंट इन्फोर्स नहीं कर पाएगी दोबारा से। हमारे सामने रिसेंट इश्यूज़ क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के? हमारे पास रिसेंट इशू है कि जो एब्सोल्यूट पावर ऑफ चीफ जस्टिस है वो कंट्रोवर्सी में है, कि जो भी बेंच अलोकेट हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, जो भी बेंच बैठती है 5 जजेस की, 3 जजेस की, ऑल को एलोकेशन उसका चीफ जस्टिस ही करते हैं, और जो जजेस का एलोकेशन है, मैटर ऑफ जजेस है, उनका भी चीफ जस्टिस ही उसको एलोकेट करते हैं। अब रेट देख लीजिए, रेट को दोबारा, अगर कोई इलीगल पर्सन हैबस कॉर्पस कहता है कि अगर आप कोई भी पर्सन आपको जैसे पुलिस किसी आदमी को पकड़ के ले जाए, इलीगली डिटेंड कर ले, उसको अंदर डाल दे अनलॉफुली, तो उसको वो सुप्रीम कोर्ट उसको बुलाएगा और बताएगा कि ये अनलॉफुल है, उसको कस्टडी से रिलीज़ करने के लिए ये हैबस कॉर्पस जारी कर। मैंडेमस होती है कि अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी अपना काम सही से नहीं कर रही है तो उसकी परफॉर्मेंस को सिक्योर करना, ये भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब होता है वीक कमांड, एक ऑर्डर जारी होगा पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए, है ना, कि ताकि वो अपनी लीगल ड्यूटीज़ अच्छे से फॉलो करें। ये प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए नहीं होगा, या प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए नहीं होगा, स्टेट और चीफ जस्टिस के लिए नहीं होगा, ये होगा गवर्नमेंट्स के लिए, पब्लिक कॉरपोरेशन के लिए, ट्रिब्यूनल्स के लिए, लोअर कोर्ट्स के लिए, इन सब के लिए ये ऑर्डर जनरेट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। मैंडेमस आप जान गए कि हैबस कॉर्पस, कोई भी पर्सन इलीगली डिटेन कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपने जो प्रोसीजर में, अपने प्रोसीजर में 24 घंटे के बाद उसको यहाँ पे बुलाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि आप इलीगली डिटेन्ड हो, तो हम उसको रिलीज़ कर देंगे, ये रेट डिडक्शन से। सेरिटोरी का मतलब होता है कि एक केस को लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में ले जाना, ये होता है सेरिटोरी। वो एक ऑर्डर पास करेगा कि लोअर जजमेंट से आप खुश नहीं हो तो वो लोअर कोर्ट से कोई भी केस अब हायर कोर्ट में ले जा सकता है। प्रोहिबिशन का मतलब है स्टे ऑर्डर। जब लोअर कोर्ट अपनी पावर्स को आर्बिट्री तरीके से यूज़ कर रहे हो, वो सेटिस्फाइड नहीं है उनके डिसीजन से, तो सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर एक स्टे ऑर्डर लगा देगा कि आप अपनी कोर्ट ही प्रोसीडिंग को यहीं रोक दो, तो वो कोर्ट प्रोसीडिंग यहीं रुक जाएगी और कोई आगे काम नहीं होगा। इस रेट को कहते हैं प्रोहिबिशन रेट। को वारंटो का मतलब होता है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। आप कोई भी पब्लिक ऑफिस चला रहे हैं पर आप उसके अथॉरिटी के लायक नहीं है, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है कि आप उसको रन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी एक रिस्ट्रेन लगा देगा सुप्रीम कोर्ट कि आप इस ऑफिस को मत चलाइए, क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है इसको चलाने के लिए। को वारंटो मतलब होता है कि व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, ये क्वेश्चन पूछता है कि आपकी अथॉरिटी है क्या। आप यहाँ से देख सकते हो कि को वारंटो का मतलब होता है एक वारंट रिलीज़ करना, है ना, कि क्या अथॉरिटी है, किस अथॉरिटी से आप इस ऑफिस को होल्ड करे हुए हो। अगर वो पर्सन उसको होल्ड करने में इनकेपेबल है तो वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। सेरिटोरी का मतलब होता है सर्टिफाइड,
एक रिट ऑफ सिक्योरिटी इशूड करता है सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट्स के लिए कि अपना वो मेथड जो है ट्रांसफ़र करते हैं अपनी सुपीरियर अथॉरिटी में, अथॉरिटी के लिए, क्योंकि उनको प्रॉपर कंसिडरेशन मिले। हैबस कॉर्पस में बता दिया कि अनलीगली डिटेन कर लिया किसी पर्सन को, तो वो एक ऑर्डर रिलीज़ करता, एक सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर रिलीज़ करेगा उसको रिलीज़ करने के लिए। प्रोहिबिशन मतलब स्टे ऑर्डर, कि अपना कोर्ट प्रोसीडिंग वहीं रोक दो कि आपकी जो है, आप जो लिमिट है लोअर कोर्ट की उससे ज़्यादा वो फंक्शन कर रही है। तो ये आर्बिट्रेरी पावर का यूज़ जब लोअर कोर्ट्स करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक स्टे ऑर्डर लगा देता है कि आप अपनी कोर्ट प्रोसीडिंग को यहीं रोक दो, और उनके केसेस को अपने सुप्रीम कोर्ट में ले आता है, उसको उसके ऊपर काम करता है। जैसे ये रिट पास होगी तो ये लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टॉप हो जाएंगी। ये रिट जुडिक्शन था सुप्रीम कोर्ट, हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। हमने सब कुछ जान लिया है कि रिट क्या होती हैं, रीसेंट इश्यूज़ क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों कहते हैं, एडवाइजरी जुडिक्शन क्या है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है, अपीलेट जुडिक्शन क्या है, और रिट जुडिक्शन क्या है, सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल मैं क्वेश्चन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, आप उसको वॉच कीजिए, ये सेशन देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान पाएंगे। धन्यवाद।